हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इसके पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को अपन ने समझा था। ओके, साथ में ये भी देखा था कि चार्ज के बीच इंटरेक्शन होता है, एक फोर्स लगता है। तो आज उसी फोर्स को अपन क्वांटिटेटिवली स्टडी करेंगे इन द नेम ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे। We will first be seeing the electrostatic interaction force between the charge body. Then we will study the Coulomb's law. Then we will see the vector form of Coulomb's law. Okay, superposition principle, and as a application of Coulomb law, we will see the equilibrium of charge particle, and will also understand stable and unstable equilibrium. And there will also be the example based on these concepts. So let's start our session. I am Sudeep Jain, senior faculty of physics for IIT JEE. Let's see. तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है उसको समझ लेते हैं। अगर दो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है प्लस प्लस वाली, तो इनके बीच आपस में रिपल्सन का फोर्स लगता है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज वाली दो बॉडी है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तब भी इनके बीच जो फोर्स लगता है दैट इज ऑल्सो रिपल्सिव इन नेचर। तो नेगेटिव चार्ज वाली जो बॉडी है उन पे भी रिपल्सिव फोर्स लगता है। एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली अगर बॉडी है तो इनके बीच में आपस में अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो इस टाइप से अपन ने क्वालिटेटिवली चार्ज के इंटरेक्शन को समझा था और आगे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे कि चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको अपन निकाल पाए, क्वांटिटेटिवली उसको मेजर कर पाए। तो उसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए एंड फाइनली इन 1785 चार्ल्स कूलम्ब नाम के जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। ओके, ही प्रोवाइडेड द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसको समझने के लिए वी आर नाउ गोइंग टू सी द कूलम्ब्स लॉ। आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट कूलम्ब 1785 के अराउंड एक फाइनल फॉर्मुलेशन पे आए जिसको कूलम्ब्स लॉ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है F दैट वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के, और उनके बीच का जो सेपरेशन है R उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स आता है। ओके, और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं देन देयर इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आता है, और ये जो K है दैट इज नोन एज द कूलम्ब्स कांस्टेंट। K इज नोन एज कूलम्ब्स कांस्टेंट। और इसकी भी वैल्यू निकाली गई फॉर वैक्यूम। वैक्यूम में जो K की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है दैट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो एक कूलम्ब लॉ का बेसिक फॉर्मुलेशन था। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। तो पहला पॉइंट है ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन आता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ध्यान में रखने का वो क्या कि Q1 Q2 आर द पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे Q1 एंड Q2 आर द पॉइंट चार्जेस। ओके, Q1 और Q2 कैसे हैं? पॉइंट चार्ज है। इसका क्या मतलब है कि इन पार्टिकल को अगर अपन स्मॉल स्फीयर माने, ओके, तो अगर इनका कोई भी साइज हो, कोई भी डायमेंशन हो, इट कैन बी स्फीयर, क्यूब और एनीथिंग, द चार्ज बॉडी डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन शुड बी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस r, है ना। अगर इसको स्फीयर के जैसा मान लें तो इसका कुछ डायमीटर होगा, देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर d1 d2 दिस शुड बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो अगर बहुत छोटे साइज की चार्ज बॉडी है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसी को अपन कूलम्ब्स लॉ से दे सकते हैं। एक्सटेंडेड बॉडी के लिए वैलिड नहीं है। एक्सटेंडेड बॉडी के लिए फोर्स कैसे निकालना है वो अपन आगे समझेंगे। अभी अपन को सिंपली ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कूलम्ब्स लॉ में कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ओके, इसके अलावा इस फोर्स है, जो भी फोर्स होते हैं इनकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन को समझने के लिए वी सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और उस कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में आने के पहले एक और पॉइंट आपको यहाँ पे बता देते हैं कि Q1 Q2 अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है, ओके,
Q1 Q2 के बीच जो फोर्स होगा दैट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज पार्टिकल, इनकी सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज द सेंटर लाइन फोर्स। तो कूलॉम लॉ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स होता है, सेंटर लाइन फोर्स। तो इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसका ओरिजिन है O, एक चार्ज पार्टिकल पॉइंट A पे रखा हुआ है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल पॉइंट B पे रखा हुआ है Q2, और इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं these are respectively R1 and R2। ओके, अब इनके बीच जो फोर्स होगा वो विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज पार्टिकल। तो A और B को अपन आपस में ज्वाइन कर देते हैं और बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान के चलते हैं, चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव मान के चलते हैं। सो दीज टू विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव चार्जेस एंड द फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। सो ए पे जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी टुवर्ड्स फ्रॉम बी टू ए। ओके, बी ए डायरेक्शन में फोर्स होगा और बी पॉइंट पे जो पार्टिकल रखा हुआ है उस पे फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ए टू बी। और ए वाला जो वेक्टर होगा को बोल रहे हैं ए बी वेक्टर। ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, ए बी विल बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ओ बी है अपना R2 माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे जो ए बी वेक्टर है इसको ए बी वेक्टर जो कि R2 माइनस R1 आया, इसको अपन R वेक्टर, R को डिफरेंट टाइप से लिख करके भी ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कई सारी बुक्स में ये ऐसा लिखा रहता है, हायर लेवल पे आप ऐसा ही देखोगे। सो नाउ कैन वी से दैट द फोर्स F on particle V due to A in vector form can be write, it will be magnitude wise, so it will be simply K Q1 Q2 upon इसका magnitude of R square। okay, and the direction will be from A to B. A to B direction is nothing but the R cap, this one. So the force vector on V due to A can be written like this, or we can also write this R cap vector in terms of R vector upon magnitude of R. So F will be K Q1 Q2 R square R vector upon R. So this is one more way of writing it, K Q1 Q2 upon R cube R vector. So this is what, this is force on V due to A. अब A पे फोर्स निकालना हो B की वजह से तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। न्यूटन्स के थर्ड लॉ से भी अपन बोल सकते हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B विल बी अपोजिट टू द फोर्स ऑन V ड्यू टू A। So we can simply write this will be minus of F AB। okay, तो अपना ये वेक्टर फॉर्म हो जाता है कूलॉम्स लॉ का। वेक्टर फॉर्म इज नथिंग बट द मेंशनिंग डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। सो इन दिस वे वी कैन से, और इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी है। सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है कि एक चार्ज को अगर अपन ओरिजिन पे माने तो दूसरा चार्ज R वेक्टर डिस्टेंस पे होगा। यू कैन सी द सेकंड फॉर्म फॉर कूलॉम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म का एक और अपन फॉर्म देख सकते हैं, वो क्या कि अगर Q1 को यहाँ पे मानते हैं ओरिजिन पे, दिस इज एट 0 0, और सेकेंड पार्टिकल Q2 इज एट ए डिस्टेंस एट ए वेक्टर R वेक्टर फॉर्म दिस Q1, then force on 2 due to 1 can be written as K Q1 Q2 upon the magnitude will be simply R vector का magnitude R square, and the direction will be radially outward if it is considered to be positive. If these are positive charges then it will be from O to P. Okay, this point is O and this is P. So OP, or we can simply say it will be R cap. The direction will be R cap. So can we say that this is the simplified version of vector form of Coulomb's law.
Similarly, one more way of writing it, F21 can be written as K Q1 Q2 upon R cap can be written as R vector upon magnitude of R. So it will be R vector upon R cube. Okay, so this is force on second particle due to the first one, and similarly the force on first particle due to second one will be negative of this. It will be in the minus R cap direction. So this is to understand how we are getting the vector form of Coulomb's law. Next we are going to see the superposition principle. तो अभी तक अपन ने समझा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो कितना फोर्स लगाते हैं और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं अपन ने वो समझा। नेक्स्ट अपन को देखना है कि अगर दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हैं तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। So for example, we are having charge particle Q1, Q2 and Q3. Say these are the three charge particle and we have to calculate the force on fourth charge particle Q4 due to these three. This we can find out by the principle of superposition. Superposition principle क्या कहता है कि किसी एक चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स देखना है अपन को कई सारे चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से अपन फोर्स निकालेंगे। कूलम्ब्स लॉ लगा करके अपन जो भी पेयर बन रहे हैं उन पेयर से फोर्स कैलकुलेट करेंगे और जो वो वेक्टर के फॉर्म में फोर्स आएगा, सो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल विल बी सिंपली द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स वेक्टर। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें एफ नेट ऑन फोर्थ चार्ज पार्टिकल, फोर्थ पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल ड्यू टू द फर्स्ट वन, force on fourth particle due to the second one and force on fourth particle due to the third one. Okay, जहाँ पे अपन ये जो तीनों इंडिविजुअल फोर्सेस हैं इनको कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है कई सारे चार्ज की वजह से, तो इंडिविजुअल चार्ज जो भी पेयर बन रहे हैं उनकी वजह से कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालो, वेक्टर फॉर्म में आएगा और उनका सभी का वेक्टर सम कर दो तो रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है, लेकिन इट इज नॉट ड्यू टू द वेक्टर नेचर ऑफ फोर्स। केवल ऐसा नहीं है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन उसका वेक्टर सम कर देंगे। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज एक्चुअली ड्यू टू द वेरी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट द force on one charge particle due to the other is not affected by the presence of other charge particle. It is not forming any induction or something like this for point charges, and also it is experimentally verified. So that's why we can say we can apply this superposition principle in such cases. Okay. तो ये था। अब इस पे बेस्ड एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं। Here you can see the example. 5 point charges, each of value plus q coulomb, are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L meter. Find the magnitude of the force on the point charge minus q coulomb placed at the center of the hexagon. Charges regular hexagon के 5 corners पे रखे हुए हैं और एक minus q charge इसके center पे अपन लेके आ रहे हैं। Okay, so here you are simply putting a minus q coulomb charge. अब इस पे क्या फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपका इस चार्ज पार्टिकल के लिए बाकी 5 चार्जेस की वजह से 5 पेयर बनेंगे और सभी 5 पेयर का फोर्स अपन कूलम्ब्स लॉ से निकाल के उनका वेक्टर सम कर देंगे। ओके, तो वो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ओके, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन इसको अपन सिमेट्री का यूज करके इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। We can solve it easily with the help of symmetry. इसकी सिमेट्री को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपको यहाँ पे बताते हैं। दो प्लस क्यू चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2a सेपरेशन है ना, एक लाइन पे रखे हुए हैं। तो एट द सेंटर अगर अपन स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख दें, यू कैन वेरी इजीली ऑब्जर्व दैट इस पे जो फोर्स होगा दैट विल बी 0, है ना, सिमेट्री से। ए वाला इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और क्योंकि डिस्टेंस इक्वल हो गई तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो दोनों की वजह से सेम आएगा और डायरेक्शन विल बी अपोजिट। सो फोर्स ऑन क्यू विल बी
equal and opposite due to other two charges, so they will cancel each other and net force on Q will be 0. Similarly, अगर तीन चार्ज पार्टिकल हैं जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे हैं, ओके, प्लस Q यहाँ पे रखे हुए हैं, और इनकी वजह से एक फोर्स निकालना है फोर्थ चार्ज पार्टिकल पे जो कि सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, दैट इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द राइट इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो उस पर भी अपन बोल सकते हैं फोर्स 0 होगा सिमेट्री से. ओके, इन द सिमिलर वे वी विल बी यूजिंग सिमेट्री हियर इन द केस ऑफ हेक्सागन. अगर 6 चार्ज पार्टिकल रखे होते, if there would have been 6 charge particle, तो ओके Q Q Q Q Q एंड Q, इनकी वजह से सेंटर पे अगर कोई माइनस Q रखेंगे तो उस पे फोर्स कैसा आएगा, 0 आएगा ड्यू टू सिमेट्री. 6 फोर्स फैक्टर विल कैंसिल आउट ईच अदर. लेकिन एक को अपन ने हटा दिया. नाउ वी आर रिमूविंग वन चार्ज पार्टिकल. ओके, सो नाउ वी आर रिमूविंग वन चार्ज पार्टिकल. तो अब जो फोर्स आएगा इस पे सिंपली वही फोर्स होगा. अगर अपन यहाँ पे एक और प्लस Q रख लेते हैं, एक प्लस Q रख लिया और एक माइनस Q रख लिया, दोनों को एक साथ रखेंगे तो इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा. तो प्लस Q की वजह से अगर 6 सभी चार्ज कंसिडर करें देन इट विल बी सिंपली 0 फोर्स ऑन माइनस Q एट द सेंटर. ओके, तो प्लस 6 एक साथ ले लेंगे, अब बचेगा क्या, केवल माइनस Q. तो माइनस Q की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर. तो बस अब क्या है, आप अगर इसकी साइड को L मानते हैं, दिस इज L, तो A वाली डिस्टेंस भी L होगी. यू कैन सी दीज आर द इक्विलैटरल ट्रायंगल. 6 equilateral triangle are formed inside the hexagon, so each will be having the side L. Now the magnitude of force can be written simply F equal to K Q square upon L square. Okay, so this will be the answer of this problem. Okay, I hope you are getting it. आपको समझ में आ रहा होगा. Any doubt you can ask about it. Next we will see. तो अभी तक अपन ने कूलॉम्स लॉ देखा, उसका वेक्टर फॉर्म देखा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी उसके अपन देख चुके हैं. अब उसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं. एज एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ वी कैन सी द इक्विलिब्रियम. तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम आप प्रीवियस क्लासेस से भी जानते हैं कि एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है. इफ द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0 देन इट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कंडीशन. So similarly, we can study the equilibrium in case of charge particle. Charge particle अपने पास हैं और उन पे कई सारे चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स लग रहा है. तो अगर वो फोर्स 0 है, if net force is 0, so if net force on the charge particle in the system of charge is 0, then we say that it is in the form of it is in the condition of equilibrium. जैसे इसका एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे अपन पहले भी बताया कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन के एंड पे रखे हुए हैं, दीज आर सिचुएटेड लाइक दिस. तो एक थर्ड चार्ज पार्टिकल अगर उनको उसको मिड पॉइंट पे रख देते हैं, अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल को मिड पॉइंट पे रख देते हैं तो इस पे जो फोर्स होगा दैट विल बी 0. ओके, तो नेट फोर्स वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम. अभी इक्विलिब्रियम कितने टाइप का हो सकता है उसको अपन समझेंगे. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट वी विल सॉल्व ए प्रॉब्लम. हियर यू कैन सी. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कहता है? टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q and 2Q are fixed at a distance d from each other. Find the location, magnitude and sign of a third charge that can be placed at a point on the line joining the two positive charges such that system is in equilibrium without any external support. तो यहाँ पे अपने पास पहले से जो चार्जेस हैं Q है और 2Q, okay, at a distance d apart from each other. d डिस्टेंस पे Q और 2Q रखे हुए हैं. अब अपन से पूछा गया है कि एक थर्ड चार्ज, अननोन चार्ज, अपन कैपिटल Q मान लेते हैं उसको. कैपिटल Q को कहाँ पे रखें जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? पहले तो अपन
क्या कर रहे थे, Q और 2Q को फिक्स रख रहे थे। लेकिन अब थर्ड चार्ज को इस टाइप से रखना है कि अपन एक्सटर्नल सपोर्ट हटा भी लें तो भी तीनों चार्ज पार्टिकल शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है कैपिटल Q का अननोन चार्ज का, दैट इज x फ्रॉम स्मॉल q, और जो 2Q से डिस्टेंस होगा दैट विल बी d माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि सभी तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो फोर्स ऑन ऑल थ्री चार्ज पार्टिकल शुड बी जीरो। तो अगर सभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं, ओके, तो आपस में रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इस पे दोनों की वजह से रिपल्सन लगेगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ऑब्वियसली साइन तो अपन ऑब्जर्वेशन से ही बोल सकते हैं। देन द कैपिटल Q, द अननोन चार्ज शुड हैव ए नेगेटिव चार्ज। ओके, द अननोन चार्ज शुड बी ऑफ नेगेटिव साइन। तो ये पहली चीज हो जाती है। और Q और 2Q के बीच में ही इसको रखने से इक्विलिब्रियम मिलेगा। ओके, कहीं और जगह रख देंगे तो इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। जैसे कि अगर अपन माने दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 हैं, ये पॉजिटिव है, और एक थर्ड चार्ज पार्टिकल को अपन ने यहाँ पे रख दिया, माइनस Q को अगर अपन ने यहाँ पे रख दिया, तो क्या होगा, इस Q2 को अगर अपन बात करें तो इस पे यहाँ पे अट्रैक्शन और इसकी वजह से रिपल्सन लगेगा। तो ये पूरा नेट फोर्स Q2 पे एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। तो तीन चार्ज पार्टिकल को अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो दो सेम साइन के चार्ज के बीच में एक अपोजिट चार्ज बीच में ही होना चाहिए। ओके, तो एक चीज ये हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन x, Q का मैग्नीट्यूड और अननोन x, ये अपन को फाइंड करना है। सो नाउ वी आर राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हुए अपन किसी भी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम पहले कंसीडर कर रहे हैं। सो लेट्स कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q फर्स्ट। ओके, इनके बीच का सेपरेशन था, यहाँ पे प्लस Q चार्ज वी आर हैविंग एंड दिस इज प्लस 2Q। तो Q पे जो फोर्स लगेंगे दैट विल बी, इट इज नेगेटिव साइन, सो इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। इसको पार्टिकल को अपन मान लेते हैं फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द सेकंड पार्टिकल एंड दिस द थर्ड पार्टिकल। सो F13 अगर इनका मैग्नीट्यूड अपन लिखने जाए ना, डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगी, केवल मैग्नीट्यूड को अपन इक्वल कर लेते हैं। सो F13 विल बी सिंपली K Q Q, है ना, साइन अपन नहीं लिख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट। सो K Q Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपना F13 हो गया। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो हो गया। ओके, ऐसे ही इनके बीच जो फोर्स लगेगा, दिस इज द F13 एंड हियर इट विल बी द F23, ये फोर्स होगा। तो F23 लिख लेते हैं K2Q Q अपॉन D माइनस एक्स होल स्क्वायर। आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो एक इक्वेशन इससे बनेगी। और एक और फोर्स पेयर जो है वो भी लिख लेते हैं अपन, F12, है ना, 1 और 2 चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी सिंपली K2Q अपॉन D स्क्वायर। तो इस चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसकी वजह से एक रिपल्सन फोर्स होगा, इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स होगा। सो दिस शुड आल्सो बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये तीनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। अब इन तीन फोर्स जो कि इक्वल हैं, इनसे अपन दो इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट इक्वेशन अपन बात कर रहे हैं, F अगर 13 को F23 के इक्वल कर दे, ओके, 3 1 या 1 3 दोनों, बोथ आर द सेम इन मैग्नीट्यूड। सो दिस वाज KQ कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर and equal to K2Q Q upon D minus x square. Similarly, we are having KQ Q upon x square. This is equation 1 and this is equal to K2Q square Q into 2Q upon D square.
तो के क्यू क्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें दोनों इक्वेशन में सेम दिख रही होगी। तो यहाँ पे इसको इक्वेट कर देते हैं। इफ वी आर इक्वेटिंग दीज टू बाय 1 and 2, कैन वी से दैट तो यहाँ पे 2q से 2q कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर हैविंग qy d माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल qy। ये अपनी थर्ड इक्वेशन आ जाती है। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, यहां से एक k तो कैंसिल हो जाएगा। वी आर डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकेंड विद द थर्ड, सेकेंड को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग सिंपली d माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और when you are solving it further you will be seeing जो x की वैल्यू आएगी that will be d upon 1 plus root 2, x की वैल्यू d upon 1 plus root 2 आ जाएगी। and similarly you can put the value of x here to get the value of capital Q. So on solving further, if you are putting this value in this equation number second, then you will be getting capital Q equal to 2 into 1 plus root 2 whole square. So these are the final value of the unknown quantities. Unknown quantities में अपन को ये पता लगाना था कि किस लोकेशन पे थर्ड चार्ज को रखें और कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। साइन तो ऑब्वियसली अपोजिट होगा, माइनस ऑफ this is also here small q in multiplication. So in this manner we can use the concept of equilibrium to solve such problem. Next we are going to see one more concept here, stable and unstable equilibrium. Okay, तो अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, वही सिंपल सा केस ले लेते हैं अपन, पॉजिटिव ही चार्ज है और उनके बीच में है ना, इस लाइन के बीच में यहाँ पे एक अपन ने थर्ड प्लस का क्यू ही चार्ज रख दिया। ओके, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो सकता है मिड पॉइंट पे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाता है और फिर से वो रिस्टोर कर लेता है अपनी पोजीशन, इफ इट इज ट्राइंग टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, देन इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल में क्या होगा कि अगर अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, देन इट विल कंटिन्यू टू मूव फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ओके, तो प्लस क्यू को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, देन यहाँ पे ये जाएगा तो रिपल्सन का फोर्स इसकी वजह से बढ़ जाएगा, इसकी वजह से रिपल्सन कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। प्लस क्यू को अगर अलोंग द लेंथ अगर अपन हल्का सा डिस्प्लेस करें, देन इट विल बी ट्राइंग टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस क्यू ले लें, तो माइनस क्यू को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, वो वहीं का वहीं चला जाएगा। ओके, तो तीन चार्ज के केस में जो कि एक ही लाइन में है, तो बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको लेंथ के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं, देन इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसी केस में एक और अगर बात कर लें, ओके, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करते, ओके, पॉजिटिव चार्ज को ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जाता, तो क्या होता कि जो रिपल्सन का फोर्स है, दोनों की वजह से अब जो फोर्स है, नेट फोर्स तुम्हारा इसी डायरेक्शन में आ जाता, तो ये फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम चला जाता, तो अनस्टेबल होता। लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही नेगेटिव चार्ज को अगर डिस्प्लेस किया जाए, इस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया जाए, देन देयर विल बी ए नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट विल बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो तीन चार्जेस के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, तो अपन को एनालाइज करके ही पता लगेगा, सो वी कैन नॉट जनरलाइज दिस केस, एंड वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस वी कैन सी नाउ। हियर यू कैन सी, ओके, तो यहाँ पे दो प्लस क्यू चार्ज हैं, दोनों प्लस क्यू चार्ज एक लाइन के एंड में रखे हुए हैं और माइनस क्यू चार्ज बीच में रखा हुआ है।
और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अलोंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना। इसको अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं, स्लाइटली वाई डिस्प्लेसमेंट अपन ने किया, तो ऑब्वियसली इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इट विल ट्राई टू कम बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट विल बी ऑसिलेटिंग। और स्मॉल वाई के लिए एसएचएम भी करेगा, वी कैन वेरी इजीली ऑब्जर्व, और उस एसएचएम का अपना टाइम पीरियड क्या होगा, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सिंपली वी विल बी राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। अगर ये एंगल थीटा है, ओके, y डिस्प्लेस किया और दिस इज एंगल थीटा, then the force due to symmetry will be equal in magnitude and the net force towards the equilibrium will be, and net force towards the equilibrium will be 2f cos theta, और cos theta भी अपन यहां से लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज y by r, r will be simply, अगर डिस्टेंस को 2a मान लेते हैं, इफ इट इज 2a, then r will be simply under root of a square plus y square, and y is very small compared to a and compared to r, so we can neglect y square and r square will be approximately a square मानेंगे, और cos थीटा की जगह अपन y अपॉन r लिख देंगे, या इसको अपन लिख सकते हैं y अपॉन a। तो इन सिंप्लीफिकेशन के साथ आप देखोगे कि नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू y, यू कैन सी इट फर्दर, ट्वाइस f cos थीटा इक्वल टू ma, और m इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस k क्यू अपॉन नीचे एक तुम्हारा a स्क्वायर आएगा और एक cos थीटा में a आएगा, तो इट विल बी a क्यूब here and y here। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन y के अपोजिट होगी, सो इट विल बी माइनस साइन हियर, ओके, एंड यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। So here you will see that omega is coming out to be 2kq upon ma cube। तो ये अपना ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इससे अपन टाइम पीरियड वी कैन सिंपली राइट t विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ ma क्यूब अपॉन 2k क्यूब स्मॉल क्यूब, ओके। So this will be the answer of the problem। तो इस टाइप से अपन कूलाम्स लॉ का यूज करके ऐसे प्रॉब्लम कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में अपन और भी एप्लीकेशन देखेंगे कूलाम्स लॉ के। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ओके, थैंक यू।